आदाब। आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अमीर शमसी जी, जो तारुफ की ज़्यादा मोहताज नहीं है और हम हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ बैठे हैं और आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताएं, सब खैरियत जनाब? बस सब आपकी दुआएं, अल्लाह का करम। आपकी आवाज़ में आपका बहुत बहुत सवाल है, वेलकम बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल हमें ये करना है कि राजनीति में आने का फैसला आपने कब और कैसे, मतलब ये एकदम से थॉट आया और आज आप राजनीति में हैं यहाँ पे? देखिए, राजनीति में आना कोई एकदम से आने वाला थॉट नहीं होता है जी। राजनीति में आने के लिए आपके मन में अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जज्बा होनी होता चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपका देश के प्रति समर्पण की इच्छा होना चाहिए, और आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, तो वो महत्वपूर्ण है। तो मैंने बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति में कभी कोई आता नहीं है, वो उसके अंदर की एक ऊर्जा होती है जो कि हमेशा से उसको सही राजनीति में ही रखती है। कोई भी व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि साहब मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जी। तो वो गलत है। केवल और केवल दो ऑप्शन है, या तो आप राजनीति कर रहे हैं या फिर आप उसका हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको उसका हिस्सा बनना है या करना है। या करना है। ये बताएं जनाब कि आपके करियर के सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा था यहाँ पे आने के बाद, और जो अनुभव आपके रहे थोड़ा सा वो आप शेयर करें। देखिए, हमारा मकसद क्या है, टर्निंग पॉइंट तो सबसे उस वक्त का भी रहा कि जब हम लोगों ने वो भी समय देखा कि जिस समय जो है समाजवादी पार्टी किस तरह से जो है वो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही थी। समाजवादी पार्टी किस तरह से जो है वो अन्य दलों पर दबाव बना रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का हमेशा ये नेचर रहा है कि अपने विरोधियों को दबाना, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा प्रमाण है उनका गेस्ट हाउस कांड जिस तरह से उन्होंने किया था। तो सपा ने हमेशा हम लोगों को दबाया, लाठियां खाई, बहुत ज्यादा आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन फिर भी जो विचार दिल में थे, जो विचारधारा थी, उससे हटे नहीं, उससे भटके नहीं। और टर्निंग पॉइंट हमारा तब आया कि जब 2014 में हमारी सरकार केंद्र में बनी और 2017 में हमारी सरकार प्रदेश में बनी, और आकर के हमारी सरकार ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू किया कि जो हमारी सरकार लेकर के चली थी। देश में एकता बनी रहे, देश का जो है की अखंडता बनी रहे, भारत अखंड बने, भारत की जो है वो संस्कृति अमर रहे, भारत तरक्की करे, भारत विश्व गुरु बने। इसी तर्ज पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसी पे काम कर रही है। तो वही हमारा विचारधारा भी है, वही हमारे सारे, यूं कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट्स हैं। नहीं, ये बात तो सही है। और एक सवाल ये है मेरे पास कि वर्तमान में राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं प्रेजेंट टाइम? देखिए, ये हमारा भारतवर्ष है, इसमें हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जो देश के का विपक्ष है, जिनका काम है वो राजनीति में विरोध करना, वो कहीं ना कहीं पर इस तरह की विचारधारा फैलाने लगते हैं कि जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह हो, जो देश की जनता के लिए नुकसानदेह हो, जो देशवासियों के लिए नुकसानदेह हो। वो इस तरह के भ्रम क्रिएट करने लगते हैं केवल और केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, केवल और केवल कि हमारा वोट बैंक बच जाए, हम किसी तरह से वोट पा जाए और सत्ता में आ जाए। इस विचारधारा को लेकर के कभी वो हमारे देश के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। हद यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी वो हमारे देश के मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं कि साहब भाजपा सत्ता में आई है, आपकी नागरिकता चली जाएगी, भाजपा जो है 370 अगर हटा रही है तो आपकी आज़ादी चली जाएगी, भाजपा वक्त एक्ट लेकर के आ रही है तो वक्त की जमीनें लेकर के चली जाएगी। ये एक भ्रम, इस तरह का भ्रम क्रिएट करते। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है हमेशा कि हम इन लोगों के बनाए हुए, फैलाए हुए भ्रम को खत्म करें। वो खाई जो मुसलमानों के और भाजपा के बीच में इन तथाकथित सेक्युलर दलों ने बना करके रखी है, उसको पाटें। और काफी हद तक हम उसमें कामयाब भी हैं इंशाल्लाह। भी वो वक्त भी जरूर आएगा और ये सब जलील होंगे कि जो इस तरह के मंसूबे रखते थे और हमारे देश के मुसलमानों को केवल भाजपा से डरा करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकते थे। क्योंकि मुसलमान भी इस बात को देख रहा है कि मुसलमानों का रहबर खुद को घोषित करने वाले तथाकथित सेक्युलर दल जैसे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य सेक्युलर दल, इन्हीं ने आज तक सत्ता में रहते हुए मुसलमान के लिए कोई काम किया नहीं। मैं
दावे से इस बात को कह सकता हूं कि अखिलेश यादव अपनी सरकार का मैं बता दें एक भी काम जो उन्होंने मुसलमानों के उद्धार के लिए किया, और मैं 100 ऐसे काम गिना सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के जिनसे आज भारत का मुसलमान बखूबी लाभान्वित हो रहा है। 2027 में क्या नीतियां रहेंगी? 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है। क्या और परिवर्तन और पॉजिटिव वे में क्या आ सकता है, जो अभी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं? कमियों की अगर हम बात करें तो मतलब कमियां हर उसमें आती हैं, थोड़ा सा देखिए मैं आपसे एक बात तो मैं ये आपसे कह दूं कि साहब जो है वो कोई कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग, मैं इस बात को मान करके चलता हूँ कि नोबडी इज परफेक्ट। हमें अपनी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर हमें काम करना है। हमने उस प्रदेश को निवेश का प्रदेश बना लिया है कि जिस प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। सही। उस प्रदेश को हमने विकसित प्रदेश बना दिया है कि जिसको गुंडों का प्रदेश कहा जाता था। उस प्रदेश को हमने महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बना लिया है जिसको महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश कहा जाता था। तो बहुत सारे लक्ष्य हमने पा लिए, अभी बहुत सारे लक्ष्य और पाने हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो तभी पूरा होगा जब भारत को हम विश्व गुरु बनाएं। और एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो एलपीजी की अभी जो शॉर्टेज से वॉर चल रही थी, इसमें अभी क्या भारतीय जनता पार्टी जो गरीब लोग हैं? सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार भी बार बार इस बात को वाजे कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, देश में ना तो एलपीजी की कोई शॉर्टेज है, ना डीजल की या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। देखिए होता क्या है, अभी आपने देखा होगा कल और आज, यानी कि 27 मार्च और आज 28 मार्च का मैं आपको अंतर बता देता हूँ। 27 मार्च को एकदम से आपने देखा होगा कि लोग बेतहाशा पैनिक की स्थिति में पेट्रोल पंप पे भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं पेट्रोल नहीं मिल रहा। एक पेट्रोल पंप कि जिस पर लिमिटेड पेट्रोल होता है, जहां पर उसकी क्षमता है कि दिन में हम 1000 लोगों को पेट्रोल दे सकते हैं, वहां 5000 लोग पेट्रोल लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो उसका तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये कल की स्थिति, लेकिन आप आज की स्थिति देखो, कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं कि जहां पेट्रोल ना हो, कहीं पर पैनिक की स्थिति नहीं। ये पैनिक की स्थिति कौन क्रिएट करता है? भाई जैसे मैंने आपको बताया, जो भ्रम क्रिएट करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मसला क्या है, उनका ग्राउंड लेवल पर कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जो हमारे देश का विपक्ष है उसका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। उसका यही कारण है कि अब वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। बोल दिया कि साहब जो है वो गैस खत्म हो गई है, और वो आज हम ऐसे देश में बैठे हुए हैं जो सबसे सुरक्षित देश है विश्व का। आप देखिए क्या स्थिति है पूरी दुनिया में, जंग का माहौल है, एक तलातुम मचा हुआ है। पूरे विश्व में कितनी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पे पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो एकदम हाइक पे पहुंच गए। लेकिन हमें गर्व है अपने नेतृत्व के, हमारे देश की जनता पर उन्होंने कोई आंच नहीं आने दी, हमारे देश की जनता पर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। जहां पर जरूरत पड़ी तो हमने एक्साइज को कम कर दिया, पेट्रोल पर एक्साइज 13 से घटा करके 3 रुपए कर दिया, डीजल पर 0 कर दिया। तो इस तरह के काम करने वाली सरकार, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास भाजपा जैसी सरकार है और नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। खुदा ना खास्ता कहीं कांग्रेस होती तो हम 250 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे होते, पाकिस्तान से बुरी हालत हो जाती है इंडिया की। नहीं ठीक बात। चलिए, आपकी आवाज को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।